जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। रेमेडीज श्रृंखला के अंतर्गत आज तीसरा पाठ समस्या, कारण, परिणाम और समाधान, इस श्रृंखला के अंतर्गत अपन जो रिमेडियल वास्तु है उसको देख रहे हैं और यहाँ विषय को व्यापक बनाते हुए ये जो निर्मित क्षेत्र है, वास्तु है, उसके अतिरिक्त भी कहीं कोई समस्या है तो उसको भी देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति जब अपने को एज ए कंसल्टेंट बुलाता है तो वो उसकी समस्या का समाधान चाहता है और कई बार वो समस्या उसके घर यानी वास्तु से संबंधित न होकर घर में रहने वाले लोग या उनकी मानसिक स्थिति या अन्य कारण से हो सकती है। तो यदि अपनी दृष्टि व्यापक है तो अपन उसको समस्या के मूल कारण को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही एक केस कह लो कि किसी ने बुलाया कि भाई आ जाएं हमारे यहाँ, ये वास्तु देखें। और जब वास्तु देखने गए तो उन्होंने घर की जो एक बहू थी छोटी, उसको कहा कि भाई इनको ये घर दिखाओ। तो वो G+2 ग्राउंड प्लस 2 मंजिल का बना हुआ था, टोटल 3 थी, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। तो ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए और वो सारी, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर बैठे थे और वो ग्राउंड फ्लोर भी दिखाया, फर्स्ट भी दिखाया, सेकंड भी दिखाया। और पूरा घर जब देखने के उपरांत वापस वो जो सीनियर पर्सन थे, करीब 80 के आसपास की एज रही होगी उनकी, पुरानी बात है काफ़ी। तो जब बैठे तो उन्होंने कहा बताओ कि घर में क्या समस्या है। तो फिर उनसे डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, जो भी समस्या थी इत्यादि बताया, सब उनसे चर्चा हुई। वहाँ वो जो सीनियर पर्सन थे उन पे हमको फोकस करना है कि वो जिस कमरे में बैठे हैं उनका कोई ऐसा व्यापार व्यवसाय है कि वो कैश वगैरह आता है उसमें। तो करीब करीब 15 वर्ष के, 20 वर्ष के, 22 वर्ष के, 25 वर्ष के बच्चे 4, 5, 6 बैठे हुए हैं और वो पैसे गिन रहे हैं। छोटी करेंसी है तो वो गिन रहे हैं उसको और जमा रहे हैं। और दादाजी बैठे हुए हैं और वो बच्चे जमा के पैसे वगैरह गिन के काउंट करके वो दादाजी को सुपुर्द करते हैं। यानी पूरा जो होल्डिंग है उस घर में वो किसके हाथ में? तो दादाजी के पास है। दादाजी की जो उम्र है अप्रॉक्सीमेटली 80, उनके 3 बच्चे, उनके बच्चे, ये स्थिति थी। तो जो उनके बच्चे हैं जो कि करीब करीब 50 के आसपास की एज के रहे होंगे, हो सकता है के बीच की रेंज के हों, तो उनके हाथ में सत्ता नहीं है। सत्ता पूरी जो है वो दादाजी के पास केंद्रित है, केंद्रित कि सारा कैश, सारा जो डिसीजन है, पैसा है, वो दादाजी अपने पास रखेंगे और फिर जो उनसे मांगेगा, कहेगा, उनको जैसी आवश्यकता होगी, दादाजी को जितना ठीक लगेगा उतना दादाजी वो देंगे। इसी प्रकार जब परिवारों में जाते हैं, चर्चाएं होती है, तो जैसे किसी फैमिली में मान लो दादी सास है, बहू आई है, दादी सास तक भी स्वस्थ हैं, एक्टिव है, किचन में पूरा का पूरा हस्तक्षेप कह लो, डिसीजन कह लो, घर में जो शासन कह लो, वो दादी का चलता है, दादी सास का। अब वो जो बहू आई है उसकी सास की भी नहीं चलती। सब्जी क्या बनेगी, कौन कहाँ जाएगा, आएगा, बैठेगा, उठेगा, सारा जो निर्णय या प्रभुत्व है वो दादी सास का है। तो इस प्रकार के जो व्यवस्था है उससे सामाजिक यानी परिवार के अंदर जो बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी, जैसे जो 50 का है, 55 का है और उसके बच्चे उससे जब कुछ डिमांड करते हैं और वो कहता है कि नहीं दादाजी से पूछ के करेंगे, तो आज के समय में थोड़ा सा एक असंतुलन जैसा समाज में उपस्थित होता है। इसका मूल
जिस पे हमको फोकस होना है, बताना है, जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है। उस सामाजिक व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ऐसे 4 आश्रम का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति गुरुकुल में जाएगा, स्टडी करेगा 25 वर्ष की आयु के आसपास तक, फिर विवाह होगा उसका और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। 25 से 50 तक वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा, उसमें रुपया पैसा, व्यापार व्यवसाय करना, कमाना, संतान उत्पन्न करना इत्यादि, सीनियर्स की सेवा करना। वानप्रस्थ में व्यक्ति एज ए कंसल्टेंट काम करता है। परिवार के दैनिक जीवन में उसका हस्तक्षेप नहीं होता, जिसकी उम्र 50 से 75 के बीच में, और उसके बाद संन्यास आश्रम है 75 से ऊपर, 75 से ऊपर। तो अभी ये जो सामाजिक व्यवस्था है लगभग पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, खत्म हो गई है, समाप्त हो गई, और केवल गृहस्थ आश्रम ही बचा है कि व्यक्ति जब से उसका जन्म हुआ तब से लेकर मृत्यु पर्यंत वो गृहस्थ आश्रम में ही रहता है। और इसके कारण यदि वो स्वस्थ है और व्यापार व्यवसाय इत्यादि है, और वो यदि अपनी गद्दी पर, सीट पर बैठा है, पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रख रखा है, तो यदि उसकी अवस्था 75 प्लस हो चुकी है, तो जो उसके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, ये कई कंसल्टेंसी में देखा है, एक ही कंसल्टेंसी का एग्जाम्पल नहीं लिया हमने, नहीं की। जैसे एक और कंसल्टेंसी, उसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी भी एज 80 प्लस है, तो 75, क्योंकि बच्चे जो हैं और उनके जो बच्चे हैं, अब वो ऑडी कार ले आए, कोई बड़े खर्च करने लगे, कुछ ऐसे और उधर, इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब दादाजी को पसंद नहीं है, तो कुछ समय के उपरांत उन्होंने दादाजी से एक अलग उनको फ्लैट दिला दिया कि भाई आप परिवार में यहाँ रह के ये सब देखने सुनने में, पार्टी करने में आपको समझने में दिक्कत आती है, तो आप ये जो है ये अब ये अलग फ्लैट में दादा दादी आप रहिए। तो ऐसा कई जगह देखने सुनने में आता है। तो इसका मूल कारण अपनी आश्रम व्यवस्था में न रहना, दैनिक जीवन, दैनिक कार्यों में, डिसीजन मेकिंग में हस्तक्षेप करना, इसके कारण ये समस्या परिवार में उत्पन्न होती है। वास्तु तो अपनी जगह है, उसका महत्व है, उसका विरोध नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि 50 में नहीं तो 55 में, 60 में जब अपने दायित्वों से व्यक्ति थोड़ा सा अलग हटे और एज ए कंसल्टेंट काम करे। बच्चे की शादी हो गई, बच्ची की शादी हो गई, उनको बिजनेस में जिसको सेटल कराना है करा दिया, अब उनके दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप मिनिमम हो, और जब वो अपने अनुभव का लाभ लेना चाहे, परामर्श लेना चाहे तो देना चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो अपन एज ए कंसल्टेंट जाते हैं, वो उनको लगता है कि वास्तु में कोई दोष होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था के कारण है। तो अपनी जो दृष्टि है वो सभी और जाना चाहिए। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देंगे। अगले उसमें पाठ में, लेसन में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और अन्य पक्ष भी देखने का प्रयास करेंगे। वास्तु के दोष भी देखेंगे, उनके कारण होने वाले दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस भी समझेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव।